हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 द यूनियन गवर्नमेंट। और इस यूनियन गवर्नमेंट में हम स्पेशली पढ़ेंगे द एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि द यूनियन गवर्नमेंट जो होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। इन तीनों का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। लेजिस्लेचर का काम है कि लोगों के लिए कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उन कानूनों को लागू करवाना, और जुडिशरी का काम है कि ये देखना कि क्या उन कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं। अब हम इस चैप्टर में एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे कि एग्जीक्यूटिव क्या है और इनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। एवरी गवर्नमेंट हैज 3 ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी। हर गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला कौन सा है, आपने पढ़ा है लेजिस्लेटर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। आप ये सब पढ़ चुके हो कि इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 18 में भी पढ़ा होगा यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में। यूनियन लेजिस्लेचर में कौन कौन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक डेफिनेशन दी है जो आप अंडरलाइन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एनफोर्सेस लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूट्स देम एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये पूरा आपको समझाया है कि एग्जीक्यूटिव दरअसल होता क्या है। व्हाट इज एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जिसका काम है कि कानूनों को लागू करवाना, एनफोर्स करवा देना। कौन से कानून? जो लेजिस्लेचर ने बनाए हों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बनाए गए हों, उनको लागू करवाना और गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ये डेफिनेशन याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एग्जीक्यूटिव, आप ये डेफिनेशन देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया के संविधान ने हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी है कि यहाँ पे पार्लियामेंट होती है एक। ठीक है, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल एग्जीक्यूटिव। हमारी कंट्री में क्योंकि पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 2 तरह के हैं। एक को कहते हैं हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब सिंस इंडिया इज अ रिपब्लिक, क्योंकि इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, द हेड ऑफ इंडियन स्टेट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? रिपब्लिक हम उस कंट्री को कहते हैं जिस कंट्री का जो हेड है वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो। हमारी कंट्री का हेड एक प्रेसिडेंट है, और वो भी कौन सा प्रेसिडेंट? जो इलेक्ट किया हो हमने। दैट इज वाई इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। ठीक है, he she is vested with all the executive powers, but they are all exercised by the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास सभी तरह की पावर्स होती हैं, लेकिन ये जो पावर्स है इनका इस्तेमाल कौन करते हैं, इन पावर्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो जिनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, देयरफॉर अ रियल एग्जीक्यूटिव इज द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए असली एग्जीक्यूटिव हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, असली एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसकी मिनिस्टर की काउंसिल। whereas the president is the nominal executive because he she is bound to act on the advice of the council of ministers। प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट को जब भी कोई काम करना हो, कोई डिसीजन लेनी हो, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है, उनकी सलाह के हिसाब से काम करना पड़ता है। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये समझ आया? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वाई इज प्रेसिडेंट कॉल्ड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव? तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज ही इज बाउंड टू एक्ट on the advice of council of ministers। ठीक है, अब if the president does not wish to accept any advice, he she may send it back to the council of ministers for reconsideration। अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ एडवाइस दी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है उसको लगे कि ये चीज़ सही नहीं है, उनको
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस सही ना लगे तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, ही मे सेंड इट बैक टू द काउंसिल, वो उस एडवाइस को वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भेज देगा कि आप एक बार वापस कंसीडर कीजिए इस चीज़ को, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज देगा। और अगर ये एडवाइस वापस आ जाए प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट इट, और दूसरी बार अगर वापस यही एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भेज दें तो प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस माननी ही पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक हो गया समझ। अब पढ़ते हैं आगे। एक डू यू नो दिया है राइट साइड में, ये भी पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द हेड ऑफ स्टेट whereas the prime minister is called the head of government, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए who is the head of state, आप कहेंगे the president। अगर पूछा जाए who is the head of the government, who is the head of our government, आप क्या कहेंगे, the prime minister, ठीक है। Got it? Now moving on forward. We have read in the previous class that the executive at the state level comprises of the governor, the chief minister and the council of ministers, ठीक है। देखो स्टेट की लेवल में हर स्टेट में अपना अपना गवर्नर होता है, अपना अपना चीफ मिनिस्टर होता है, और उस चीफ मिनिस्टर के साथ कौन काम करती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। इसी तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई कि एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं। एक है हमारा जो सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल पे काम करते हैं एग्जीक्यूटिव, वो कौन कौन है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और दूसरे एग्जीक्यूटिव जो यूनियन लेवल पे होते हैं उन्हें कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब हमने समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन आते हैं, द प्रेसिडेंट के बारे में अब हम जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, कैसे बनाया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट, पहले हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट किसको बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। The candidate for the office of the President of India must be a citizen of India who has completed 35 years of age, ठीक है। पहली बात ये याद रखनी है कि अगर कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बनना चाहता है, सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए एंड उसकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है, 35 ईयर्स होनी चाहिए। ही शी शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट एनी लेवल। मतलब एक तो उसने जिसने प्रेसिडेंट बनने के लिए अप्लाई किया हो, ही शुड बी क्वालिफाइड टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसकी होनी चाहिए, ठीक है। वो मेंबर ऑफ लोकसभा क्वालिफाई कर लिए होना चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, कोई भी ऑफिस में, किसी भी लेवल की पोस्ट में वो काम नहीं कर रहा होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ गई। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। नाउ सी टेन्योर मतलब अवधि, कितने समय के लिए प्रेसिडेंट को चुन के प्रेसिडेंट बना के रखा जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years। प्रेसिडेंट को अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया जाए तो ही हैज़ टू होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, ठीक है, एंड कैन बी री इलेक्टेड, लेकिन बाद में री इलेक्ट भी किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पिक्चर भी दी है आपको राइट साइड में, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म, सो ही कॉन्टिन्यू टू बी इन ऑफिस फ्रॉम 1950 to 1960। हमारे देश में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ही एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो कि पहली बार भी सिलेक्ट हुए, फिर दोबारा दूसरी बार फिर से इनको री इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और इन्होंने 1950 से लेके 1962 तक हमारे प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है,
हु हैव बीन री इलेक्टेड फॉर द सेकेंड टर्म, तो आप बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, और टेन्योर मतलब समय, कितने समय के लिए, कितनी अवधि के लिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को भी हमने पढ़ा था, हमारे देश में इलेक्ट किया जाता है, वोट के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक अलग से प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, कि किस तरह से प्रेसिडेंट चुना जाता है हमारे देश का। देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द इलेक्टेड members of Lok Sabha, Rajya Sabha and Legislative Assemblies of the state। प्रेसिडेंट इंडिया का चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट्स की असेंबलीज होती हैं, वहाँ के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब मिलके लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, हम लोग वोट नहीं देते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ एनी हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब है, हमने पढ़ा था ना कि कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में जिनको नॉमिनेट किया जाता है मेंबर्स को, किसी भी हाउस के वो नॉमिनेटेड जो लोग होते हैं, वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये मैं ध्यान से बता रही हूँ आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछते हैं कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो आप कहोगे लोकसभा के लोग, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट के मेंबर। लेकिन कौन नहीं पार्टिसिपेट करता, आप कहेंगे नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, ऑफ एनी हाउस। ये देखिए, अच्छे से याद रखना है आपने। ठीक है, अब देखो, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अंडर दिस the system, it is essential to secure the fixed quota of votes to get elected in, that is more than 50%। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है, उसको करने का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को नाम दे दिया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो इतना लंबा नाम दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जो भी इंसान प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंडिडेट बन के खड़ा होता है, उसको एटलीस्ट 50% जो है वोट लेने पड़ते हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा अगर उसने वोट सिक्योर किए तभी वो प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। अब ये डू यू नो एक दिया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। The Election Commission of India held 5th presidential election of the India on August 1969। ठीक है, इंडिया में 1969 में एक इलेक्शन हुई थी 5th प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। इसमें क्या हुआ था कि वारागिरी वेंकटा गिरी, ठीक है, वीवी गिरी with 4,20,077 votes won in a run off election over his rival Neelam Sanjeeva Reddy, who got 4,05,427 votes. It was for the first time in India that a presidential candidate V.V. Giri won the election on the basis of the second preference vote। इसका मतलब क्या है, अब इसको समझते हैं। इसमें कहा है कि इंडिया में जब 5th प्रेसिडेंट को चुनने के लिए इलेक्शंस हुए थे, उसमें क्या हुआ, एक तो ये जो राइट साइड में पिक्चर दी ना, V.V. गिरी, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। इन्होंने 4,20,000 वोट मिले इनको, और इनकी जो अपोजिट थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, इनको कितने में वोट मिले? 4,05,427। तो इस केस में क्या हुआ था, क्योंकि किसी को भी 50% वोट से ज़्यादा नहीं मिल पाए थे, तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना इलेक्शन का, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से इन्होंने प्रेसिडेंट को नहीं चुना, बल्कि प्रेसिडेंट को चुनने के लिए सेकंड प्रेफरेंस वोट को सिलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, ये सेकंड प्रेफरेंस वोट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। आपको बस इतना याद रखना है कि जब 5th प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई थी, वहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस वोट के द्वारा वीवी गिरी को चुना गया था हमारा प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं था उस इलेक्शन में जिसको मोर देन 50% वोट्स मिल सकें। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा वोट्स इन्हीं के थे, फिर इन्हीं को सेकंड प्रेफरेंस वोट के हिसाब से चुन लिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे कहा है इम्पीचमेंट क्या होती है। इम्पीचमेंट किसे कहते हैं? The process to remove the president is called impeachment। ये सिंपल सा है, ठीक है। आपको ये याद भी रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बताइए प्रेसिडेंट को रिमूव करने की क्या प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जिससे प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर कभी लगे कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहे तो इस प्रोसेस के द्वारा उनको रिमूव कर दिया जाता है। इफ अ प्रेसिडेंट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ही शी कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन of impeachment which is passed by both the houses of the parliament by not less than 2/3 majority of the total membership। ठीक है, अगर कभी ऐसा लगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, हमारे संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों की मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से उनको मतलब हम प्रेसिडेंट की पोस्ट से निकाल देते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। ठीक है, अब है सक्सेशन टू द प्रेसिडेंसी। इन केस ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट ड्यू टू हर हिज रेजिग्नेशन, डेथ और impeachment, the vice president of India takes over the responsibility of the to officiate as president till the new president is elected। अब मान लीजिए हमारे प्रेसिडेंट हैं जो उनकी जो मतलब सीट है वो वेकेंट हो जाए। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं वो लीव पे चले जाएं या बीमार हो जाएं या कुछ ऐसा हो कि उनकी डेथ हो जाए अचानक किसी की, या वो रेजिग्नेशन दे दें या उनकी इम्पीचमेंट हो जाए। अब जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो खाली हो गई। ठीक है, अब जब तक नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है तब तक उस पोस्ट को कौन संभालते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो संभालेंगे प्रेसिडेंट की पोस्ट को, उस वैकेंसी को। ठीक है, और इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months टू फिल अप द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। और अगर नया प्रेसिडेंट चुनना हो तो विद इन द 6 months इलेक्शन की जाती है जिससे कि नया प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वेकेंट हो जाए तो हु टेक्स ओवर द सीट, तो आप बोलोगे द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब आते हैं नीचे, एक डू यू नो दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। इस डू यू नो में क्या कहा है? इफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो फॉल्स वेकेंट then there is a vacancy already existing at the president office, then the chief justice of India takes over as the officiating president of India till a new president is elected। ठीक है, अब यहाँ क्या कहा है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है हमारा, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी कारण से उसने भी रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा? तो उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट बन के काम करेंगे। ठीक है, ये भी याद रहेगा कि कौन काम करेगा। अगर प्रेसिडेंट भी नहीं है और उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक ओवर एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब आगे है डू यू नो दिया हुआ, जिसमें क्या बताया है? जिसमें बताया है प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट बनाने के लिए एक प्रॉपर एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। इसको पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या प्रोसेस है जिससे कि प्रेसिडेंट हम चुनते हैं इंडिया में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा and the legislative assemblies of all the states. The method of election of the president is unique and novel. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो हैं स्टेट्स की, उनके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और जो इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है, मेथड है, वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नॉवल है। ठीक है, और जो द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द MLAs ऑफ द स्टेट पुट टुगेदर। जितने MPs के वोट्स होते हैं, जितने उनको वोट दिए मतलब वोट देने का हक होता है, उतने ही वोट होते हैं MLAs के, जो स्टेट के MLAs होते हैं। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ अ स्टेट असेंबली।
अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, ये पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से आप समझिएगा। इसमें बताया है कि अगर कोई एमएलए वोट देता है प्रेसिडेंट के लिए, हर एमएलए की वोट की एक वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, वो एमएलए जिस स्टेट से बिलोंग करता होगा उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उसमें 1000 को प्लस कर दिया जाता है और डिवाइड किया जाता है उसको नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका नंबर क्या है उससे, ठीक है। अब दूसरा एक फॉर्मूला दिया है, दूसरे फॉर्मूले में बताया है कि जो एमपीज होते हैं उनके वोट की क्या वैल्यू होती है। उनके वोट की वैल्यू क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट असेंबलीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेज, कि दोनों हाउसेज यानी कि अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के जितने भी इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनको नीचे रखा जाता है, ऊपर क्या रखा जाता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, वैल्यू निकालने का एमपी के वोट का, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसको कराने का एक स्पेशल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। ईच वोटर इज एक्सपेक्टेड टू इंडिकेट हर हिज प्रेफरेंस ऑन द बैलेट पेपर। इस इलेक्शन में क्या होता है, जितने भी लोग वोट दे रहे होते हैं एमएलएज एमपीज, वो अपना जैसे हम लोग जाते हैं हमें वहाँ पे बैलेट बॉक्स में बटन दबाना होता है कि हमें किसको वोट देना है अपना, ठीक है, किस पार्टी को देना है, किस मेंबर को देना है। इस केस में क्या होता है, इनके पास एक लिस्ट होती है अलग अलग मेंबर्स की। इन्होंने मान लीजिए ये सारी लिस्ट है 1 2 3, जिसने पार्टिसिपेट किया होगा सभी के नाम उसमें लिखे होते हैं। इन्होंने अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे रही हूँ, सेकंड प्रेफरेंस इसको दूंगी, थर्ड प्रेफरेंस इसको दूंगी या दूंगा, ठीक है। अपनी सबको प्रेफरेंस देनी होती है इन्होंने, ठीक है, जितने भी मेंबर्स होते हैं कि फर्स्ट मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, इसको चुनना चाहती हूँ प्रेसिडेंट, सेकंड इसको चाहती हूँ, थर्ड इसको चाहती हूँ, ठीक है। तो प्रेफरेंस देनी होती है बैलेट पेपर पे। इफ द कैंडिडेट ऑफ द वोटर्स फर्स्ट चॉइस इज नॉट गेटिंग इलेक्टेड, his vote may be transferred to the candidate of his her second choice and so on till a candidate is declared elected। अगर हमने किसी को जैसे मान लो एक एमएलए है, उसने किसी को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, लेकिन उसने जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी अगर वो कैंडिडेट इलेक्शन से आउट हो गया, वो सिलेक्ट ना हो पाए, तो फिर उस एमएलए ने जिसको सेकंड प्रेफरेंस दी होगी उसका वोट उसको चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सिस्टम होता है। A candidate in order to be elected as president has to secure a quota, that is absolute majority of votes cast according to the following formula। अगर किसी कैंडिडेट ने प्रेसिडेंट की इलेक्शन में जीतना है तो उसे एक फिक्स्ड कोटा जीतना पड़ेगा, एक फिक्स्ड कोटा सिक्योर करना पड़ेगा वोट्स का। और वो कोटा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया है। वो फॉर्मूला कहता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन 2+1, ठीक है। ये क्या हुआ कि जितने वोट्स हैं उसको 2 से डिवाइड करो +1, यानी कि एटलीस्ट 50% आपको वोट्स मिलने चाहिए, तब जाके आप प्रेसिडेंट जो है बन सकोगे। Of all the presidential election held so far, the second preference votes were taken into consideration only once. That was in the case of elections of V.V. Giri in 1869, ठीक है। जितने भी अभी तक इलेक्शंस हुए प्रेसिडेंट के, उसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि जब किसी एक इंसान को पर्टिकुलर 50% से ज़्यादा मेजोरिटी नहीं मिली तो सेकंड प्रेफरेंस वोट से प्रेसिडेंट को चुनना पड़ा। वो कब था, जब वी गिरी को 1969 में इलेक्ट किया गया था, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने। द एमपीज कैन कास्ट देयर वोट्स ईदर इन दिल्ली और इन द स्टेट कैपिटल। एमपी जितने भी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो या तो अपना वोट देने दिल्ली जाते हैं या फिर वो अपनी अपनी स्टेट के कैपिटल में वोट देते हैं। जो एमएलएज हैं दे कैन कास्ट देयर वोट्स इन द स्टेट कैपिटल ओनली, लेकिन वो अपनी स्टेट के कैपिटल में ही वोट दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में सारा। अब हम पढ़ते हैं एम्यूलमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़। इसका मतलब क्या है, एम्यूलमेंट एंड इम्यूनिटीज़ का मतलब है प्रेसिडेंट को सैलरी कितनी दी जाएगी और अलाउंसेस कितने मिलेंगे, जो उनकी सर्विसेज हैं उनके लिए
प्रेसिडेंट को कितनी जो है उनका मेहनताना हम कह सकते हैं कि कितनी उनकी सैलरी होगी, कितनी पे होगी, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इम्यूनिटीज़ का मतलब हो गया कि जितने भी ये उच्च पद होते हैं यहाँ के लोगों को अपनी सर्विसेज देने के लिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने, कामों को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारी कोर्ट द्वारा कुछ छूट दी गई होती है, उसे कहते हैं इम्यूनिटीज़। कुछ स्पेशल जो है वो छूट लॉ के अंडर दी गई होती है, उसे कहते हैं इम्यूनिटीज़, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज अ मंथली सैलरी ऑफ 5 लाख रुपीज़ एंड सम अलाउंसेज ही इज़ एंटाइटल्ड टू अ फ्री furnished residence. Her official residence is राष्ट्रपति भवन in न्यू दिल्ली, ठीक है। प्रेसिडेंट को आज के टाइम में लगभग 5 लाख सैलरी मिलती है प्लस कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। इसके अलावा एक फुली फर्निश्ड रेजिडेंस रहने के लिए दिया जाता है। और प्रेसिडेंट का इंडिया में रेजिडेंस कहाँ होता है? राष्ट्रपति भवन, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। After retirement, the president is entitled to a pension of rupees 1.5 lakh per month throughout the life, and besides, she gets a free residence, establishment charges, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट etc। एक प्रेसिडेंट को उसकी रिटायरमेंट के बाद लगभग आज के टाइम के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम 1.5 लाख पर मंथ पेंशन दी जाती है। उसके अलावा एक रहने के लिए फ्री रेजिडेंस, कुछ चार्जेस दिए जाते हैं, अलाउंसेस वगैरह, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, मोबाइल फ़ोन दिया जाता है एक, और फ्री इंटरनेट कनेक्शन भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने प्रेसिडेंट को क्या क्या अलाउंसेस थे, सैलरी क्या 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 थी। अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, ये बताया है राष्ट्रपति भवन की पिक्चर दी है, राष्ट्रीय मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। अब है पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी पावर्स। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये 5 तरह की पावर्स होती हैं। अब हम बारी बारी पढ़ते हैं ये सब पावर्स क्या हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। बीइंग द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, all the administrative decisions are taken in his name। क्योंकि प्रेसिडेंट ही हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, इसलिए जितने भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं। और हमारे देश में जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस, जजेस, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। प्रेसिडेंट ही इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट का काम है कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर को इलेक्ट करना, और जितने भी हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस होती हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तो प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज़ डिफेंस फोर्स। ये अच्छे से याद रखिए, ठीक है। इसमें कहा है कि हमारे जो डिफेंस फोर्स है इंडिया की, उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स, तो यू विल से द प्रेसिडेंट, ठीक है। और he has the right to be kept informed about all the decisions of the council of ministers through the prime minister। प्राइम मिनिस्टर को जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं उन डिसीजंस के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेकंड पावर कौन सी है? लेजिस्लेटिव पावर। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास क्या लेजिस्लेटिव पावर है, ये पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है हमारे पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल मतलब कि अभिन्न अंग है। The president can summon, prorogue and address the 2 houses of the parliament।
Every year, the first session of the parliament begins with his address. जितने भी पार्लियामेंट के सेशन होते हैं हर साल, उसकी बिगिनिंग, उसकी शुरुआत और उसका एंड प्रेसिडेंट ही करते हैं। और दोनों हाउसेस जो पार्लियामेंट के होते हैं उनको संबोधित भी प्रेसिडेंट करते हैं। हर साल जब भी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट को उस सेशन को एड्रेस करना पड़ता है, संबोधित करना पड़ता है। प्रेसिडेंट कभी भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन वो कब भंग करते हैं? जब प्राइम मिनिस्टर द्वारा उनको ये एडवाइस दी जाए, ठीक है। और कोई भी मनी बिल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को पहले प्रेसिडेंट की जो है अप्रूव प्रेसिडेंट से करवाया जाता है, फिर वो पास हो सकता है, ठीक है। और कोई भी बिल लॉ तब बनता है जब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी कंसेंट उस पर शो करे, ठीक है। और 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो नॉमिनेट करते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने किसी फील्ड में, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स, किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ख्याति प्राप्त की हो, उस इंसान को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा का मेंबर। और इसी तरह से प्रेसिडेंट जो है वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा के मेंबर के रूप में नॉमिनेट कर सकते हैं अगर उनको कभी लगे कि लोकसभा में जो उस कम्युनिटी के जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है उस कम्युनिटी को, ठीक है। अब आगे वाली पावर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर में बताया है कि जो एनुअल बजट है हमारे देश का वो is presented in the parliament in the name of president। हमारा एनुअल बजट प्रेसिडेंट के नाम पे ही प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। और जितने भी मनी बिल हैं उन सबको अप्रूवल लेनी पड़ती है लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताया है कि he has the power to appoint members of the finance commission in certain in case certain extraordinary situation arise, the president can sanction money to the government out of contingency fund to meet the situation। हमने पहले भी पढ़ा कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ बताया है कि हमारे देश में एक स्पेशल तरह का फंड होता है जिसे कहते हैं कॉन्टिजेंसी फंड। इस फंड से गवर्नमेंट को मनी सैंक्शन कर सकते हैं प्रेसिडेंट अगर देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, जब हमें पैसे की शॉर्टेज आ जाए देश को, उस वक्त प्रेसिडेंट इस फंड से मनी सैंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर क्या है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस भी प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाता है। और अगर कोई इंसान मर्सी की अपील लेके प्रेसिडेंट के पास जाए, अगर किसी को कोई सज़ा मिली हो और वो मर्सी की अपील लेके प्रेसिडेंट को अप्रोच करे, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी सज़ा को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अगर किसी इंसान को डेथ सेंटेंस मिली हो, ठीक है, मतलब सजाए मौत मिली हो, तो उसको भी पोस्टपोन करवा सकते हैं या चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट की पावर होती है, जुडिशियल पावर। अब आगे है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर में बताया है कि अगर देश में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, एक पूरे देश में आ जाए या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल इमरजेंसी पावर्स होती हैं, उनको प्रेसिडेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 3 सिचुएशंस में हो सकता है, ठीक है। ये जो इमरजेंसी है ये 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? अगर देश में कभी नेशनल इमरजेंसी आ जाए, या ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ठीक तरह से काम ना करे,
या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी आ जाए तो। अब बारी बारी पढ़ते हैं ये सब क्या है। नेशनल इमरजेंसी किसे कहते हैं कि अगर हमारे देश में कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, कभी वॉर छिड़ जाए, या हमारे देश में कोई अंदर ही कोई विद्रोह शुरू हो जाए, आंतरिक विद्रोह शुरू हो जाए, इस केस में प्रेसिडेंट पूरे देश को स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। अगर किसी एक स्टेट में जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो संविधान के हिसाब से काम ना करे, तब भी प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर सकते हैं। ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं कि जब हमारे देश में फाइनेंशियल आर्थिक स्टेबिलिटी ना रहे, तब भी प्रेसिडेंट हम उस देश को स्टेट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब दो प्रेसिडेंट के पास जितनी भी इमरजेंसी पावर्स होती हैं वो असली में एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट को स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, इसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी पड़ती है। ठीक है। उनकी एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट ऐसा कर सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट को नॉमिनल जो है प्रेसिडेंट की पोजीशन नॉमिनल होती है, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को ही मेन अथॉरिटी और मेन एक प्रेस्टीज मान के चलता है। उसको यही मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे देश की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ही है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के बारे में तो पढ़ लिया हमने सारा, अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट को हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति, तो वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को 5 ईयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। और इनको कौन इलेक्ट करते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज के सारे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। और इनको भी इलेक्ट करने के लिए जो प्रोसेस है वो उसी तरह से है जैसे प्रेसिडेंट का था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है। अब आगे आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। बहुत बार आपसे यही वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो कौन है एक्स ऑफिसो चेयरमैन राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट का वही काम होता है राज्यसभा में जो लोकसभा के स्पीकर का काम होता है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में एक स्पीकर होता है और जो काम स्पीकर लोकसभा में करता है वो काम राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है। एंड क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के लेकिन मेंबर नहीं होते, इसलिए उनको कभी भी राज्यसभा में अगर वोटिंग हो तो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होता। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि दो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वहाँ बीच में टाई आ जाए, तो प्रेसिडेंट अपना वोट दे के फिर उनमें से जिस पक्ष को चाहे जिता सकते हैं। अगर हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है उनकी जो पोस्ट है उनकी सीट वेकेंट हो जाए, मान लो हमारे प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दी या उनकी डेथ हो जाए या उनको इम्पीचमेंट के द्वारा निकाल दिया जाए, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को ही उनके ऑफिस को संभालना पड़ता है। लेकिन विद इन द 6 मंथ नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाना होता है। और जब तक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालते हैं तब तक वाइस प्रेसिडेंट को वो पावर्स और प्रिविलेजेस और एम्यूलमेंट दिए जाते हैं जो कि प्रेसिडेंट को मिलती हैं। ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बताया है एक डू यू नो, जिसमें कहा है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके चांसलर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है। आपने ये याद रखना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। और यही काम स्टेट में गवर्नर का होता है। ठीक है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। हमारे संविधान के हिसाब से हमारे देश में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। और
इट विल एड एंड एडवाइज, और इन सब का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, ठीक है, ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं अपने काम प्रॉपर तरीके से कर सके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पॉपुलरली इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोअर हाउस होता है यानी कि लोकसभा, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसकी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अब शामिल कौन होता है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइजेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब आप ये याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कोई कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसे कहते हैं, कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और जितने भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं, इन तीनों को मिला के बन जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये कैसे बनती है? सबसे पहले तो जब इलेक्शन होती है, इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस में बाकी उनकी एडवाइस के हिसाब से प्रेसिडेंट बाकी जितने मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि मिनिस्टर बनने के लिए कोई फिक्स क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपने अगर ये क्वालिफिकेशन होगी आपकी तभी आप मिनिस्टर बनेंगे। बस सिर्फ इतनी सी क्वालिफिकेशन है कि जो मिनिस्टर वाला कैंडिडेट हो उसको किसी न किसी हाउस का एक मेंबर होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक नॉन मेंबर को मिनिस्टर बना दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर उस इंसान को, उस मिनिस्टर को कोई ना कोई सीट जीतनी पड़ती है, ठीक है, और किसी भी हाउस की। और अगर वो 6 मंथ के अंदर कोई सीट ना ले पाए तो उसकी जो पोस्ट है उसको उससे ले ली जाती है, ठीक है। ये समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। While appointing Prime Minister, the President has no choice or discretion. Normally, the leaders of the majority party in the Lok Sabha is appointed as the Prime Minister. जब प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती। प्रेसिडेंट को उसी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है जिस इंसान ने लोकसभा की इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है उस मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है, ठीक है। और अगर कोई सिंगल पार्टी ऐसी हो जिसको मेजॉरिटी ना मिले, ठीक है, तो क्या किया जाता है? द लीडर ऑफ द 2 और मोर पार्टीज कंबाइंड टुगेदर। फिर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी के जो लीडर हैं वो मिल जाते हैं और वो मिलके एक अलायंस बना देते हैं, ठीक है। और उसमें से फिर एक को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है ताकि गवर्नमेंट को बनाया जाए, ठीक है। द गवर्नमेंट हेडेड बाय सच अ प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड द कोलिजन गवर्नमेंट। और ऐसी गवर्नमेंट जिसमें 2 या 2 पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई हो उसे कहते हैं हम कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर्स होते हैं उन सबको एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है और सभी के सब की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोई भी डिसीजन लेने की, कोई भी काम करने की। इसका मतलब है कि सभी के सभी मिनिस्टर्स या तो एक साथ स्विम करेंगे या सिंकर करेंगे, या तो एक साथ डूबेंगे या एक साथ तैरेंगे। दिस इज कॉल्ड कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसे कहते हैं कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन सबको एक साथ ही गवर्नमेंट के सारे कामकाज करने पड़ते हैं, ठीक है। द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर नॉट द सेम बॉडीज। अब यहाँ जो डू यू नो दिया गया है इसमें कहा है कि कैबिनेट, एक तरफ हमने पढ़ा कैबिनेट, एक तरफ पढ़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों के दोनों सेम नहीं होते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, ये सब मिला के बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जो कैबिनेट है उसमें कौन शामिल होता है? उसमें वो मिनिस्टर शामिल होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी पावर में हो उस पार्टी के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होंगे उनको बनाया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसके क्या क्या काम हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हमारे देश की जितनी भी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं उन सबको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है।
जितने भी डिसीजंस लेने हो, चाहे वो नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के, वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है, और हमारे देश की डिफेंस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स, हेल्थ, इन सब सेक्टर्स को, इन सब डिपार्टमेंट्स को किस तरह से चलाना है, ये सारा काम भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। और इसके अलावा इट ऑल्सो परफॉर्म सर्टन लेजिस्लेटिव फंक्शंस लाइक प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम है एनुअल बजट बनाना, लॉ बनाना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उनका क्या फंक्शन होता है, फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द पिवोट एंड एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स अराउंड हर हिम। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक इम्पोर्टेंट मेंबर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और जितना भी हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन्हीं के चारों ओर घूमता है, ठीक है। और एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर इंजॉयज रियल पावर, क्योंकि वो हमारी गवर्नमेंट के मुखिया होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख पोस्ट पे होते हैं, इसलिए जो मेन पावर्स हैं वो उन्हीं के पास होती हैं। मेन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या मेन पावर्स होती हैं। पहली पावर ये है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, टू फॉर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके मेंबर्स को चुनना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मतलब बनाना, ठीक है। इसके बाद है, हम इसमें कह सकते हैं कि मंत्री परिषद को बनाना, ठीक है, कि किस किस को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, कौन से मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना है, ये सब काम किसका है, प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद है कि जितने भी हमारे जो कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उन सब की अध्यक्षता करना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। इसके अलावा जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कामकाज को कोऑर्डिनेट करना, ये काम भी प्राइम मिनिस्टर का है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह देना कि लोकसभा को कब शुरू करना है, कब समाप्त करना है, उसका सेशन कब स्टार्ट करना है, कब लोकसभा को भंग करना है, ये सब भी काम प्राइम मिनिस्टर का ही है। इसके अलावा प्रेसिडेंट को एडवाइस देना, अगर कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इम्पोर्टेंट पोजीशन है, उसके मेंबर को सिलेक्ट करना है, तो इस बारे में एडवाइस देना भी प्राइम मिनिस्टर का ही काम है। जैसे कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को सिलेक्ट करवाना, ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करवाना, एम्बेसडर किसको एम्बेसडर बनाना है, ये सब जो डिसीज़न है ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लिए जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो जितना भी हमारा मंत्रिमंडल है, यानी कि जितने हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन सब के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक के रूप में प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, ठीक है। एक पार्टी के लीडर के रूप में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके विचार को, उनके डिसीज़न को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, यानी कि राजनीतिक मसले हैं या फिर फाइनेंशियल मसले हैं, उन सब में जो प्राइम मिनिस्टर के विचार होंगे उनको सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, ठीक है। जो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह के गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर को सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है वो प्राइम मिनिस्टर की ही है, और प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बहुत अधिक शक्तियाँ दी जाती हैं, और प्राइम मिनिस्टर अपने इन पावर्स को इस्तेमाल करके ही देश की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।